असल में इसका इसका यूज पड़ेगा तुम लोग को फ्रिक्शन जब पढ़ाएंगे तब, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में बाकी कई सारे जगह दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। जो हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन तभी हल कर सकते हैं जब हमें ये मालूम होगा। क्लियर ना? इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, नहीं तो बाद में बहुत परेशान करेगा ये जो है सॉल्यूशन के लिए। क्लियर ना? तो देखो सूडो फोर्स क्या होता है, इसको ध्यान देना। अभी हेडिंग देना सूडो फोर्स। देखो इसमें सबसे पहले फ्रेम को समझो, लिखना जड़त्वी। इसका मतलब बहुत आसान है, बस नाम देखने में बहुत कठिन लग रहा है। इसका मतलब समझो, जड़त्वी निर्देश तंत्र का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु है जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को कौन पढ़ेगा? जो देखने वाला होगा। अरे जो इसको देखेगा वही ना पढ़ेगा जी। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो देखने वाला होगा। अब ध्यान देना, जो देखने वाला है, इसके बारे में अध्ययन करेगा, वो अगर रुका हुआ है, कौन? ऑब्जर्वर, या तो रुका हो और रुक करके इसको देखे, ऐसे क्या कर रहा है, या फिर दूसरा है वो देखने वाला ऑब्जर्वर एक नियत वेग से चलता हो। मतलब एक या तो ऐसे जगह बैठ गया हो, मान लो कार बैठा हुआ है और कार जो है एक नियत वेग से चल रहा है, मतलब उसका वेग ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। बात सुना रहा है कि नहीं? ध्यान देना, अगर ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला जो किसी वस्तु को देख रहा है, अगर वो ऑब्जर्वर रुका हो, किसके रिस्पेक्ट में? किसके सापेक्ष? ग्राउंड के, जमीन रिस्पेक्ट में, जमीन के सापेक्ष वो रुका हो, या जमीन के सापेक्ष वो एक नियत वेग से चलता हो, तो उस स्थिति में ध्यान देना, जब वो इसको देखेगा तो ये वाला फ्रेम कहलाएगा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। पास में आ गया? एक होता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, इसका मतलब समझो। निर्देश तंत्र, तंत्र को फ्रेम बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इसका स्थान होगा वस्तु को देखने वाला, मान लो देखने वाला ये है, अगर देखने वाला जो किसी वस्तु को देख करके उसका अध्ययन करेगा, वो ऐसे फ्रेम में बैठा हो या ऐसे जगह बैठा हो कि तोरण से आगे जाए, कहीं भी जाए, उसका तोरण क्या हो? ए हो। कंपेयर करो कि दोनों फर्क क्या है, इसमें क्या फर्क है दोनों में? तो बोलेंगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र मतलब एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम, जैसे मान लो तुम किसी को देख रहे हो लेकिन साइकिल पर बैठे हो और देख रहे हो, तो तुम्हारा फ्रेम क्या हो जाएगा? साइकिल। मान लो तुम एरोप्लेन में बैठे हो और एरोप्लेन में बैठ कर किसी को देख रहे हो बाहर, तो तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाएगा? एरोप्लेन। मतलब ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला जहां पर बैठ करके किसी को देखेगा, तो जिस पर बैठा रहेगा वही रेफरेंस फ्रेम होता है, जिस पर बैठा रहेगा वही रेफरेंस फ्रेम होता है। तो ध्यान देना, ऐसे चीज पर बैठा हुआ है जो रुका हुआ है, या ऐसे चीज पर बैठा हुआ है जो एक नियत वेग से चल रहा है, और इन दोनों स्थिति में अगर वो किसी को देखेगा तो हम वाला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर है। बात समझा? और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब क्या हुआ? जब देखने वाला मतलब ऑब्जर्वर एक त्वरण वाले किसी रेफरेंस फ्रेम पर बैठ गया, तो ध्यान देना उस स्थिति में जब वो इसको देखेगा तो इस तंत्र को क्या बोलेंगे? इस तंत्र को बोलेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बात समझ आया? तो पहले ये तुम समझा दिए तुम्हें, अब एक एक करके लिख लो। पहले ये हेडिंग देना,
ये हेडिंग दो, फिर इसमें लिखवा रहे हैं। सूडो फोर्स कोई वास्तविक फोर्स नहीं है। जैसे ये बताओ कि फुटबॉल रखा हुआ है, उसको तुम पैर से मार रहे हो तो फुटबॉल आगे बढ़ जाता है। तो जो तुम पैर से अपने धक्का देते हो फुटबॉल को, वो रियल में एक फोर्स है, वो एक प्रकार का बल है। अगर मान लो हम इस मार्कर को ऐसे उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये भी जो उठा रहे हैं अपने हाथ से इसको पकड़ करके, वो भी एक प्रकार का बल है। पास में आ रहा है। इसको यहाँ से छोड़ दे रहे हैं, ये नीचे गिरना शुरू कर रहा है, तो वो भी एक बल के कारण नीचे गिरना शुरू कर रहा है। ये सब एक रियल फोर्स है जो वास्तविक में कोई किसी के ऊपर लगाता है। पास में आ रहा है। कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर लगाएगा, लेकिन यह एक ऐसा फोर्स है जो वास्तविक में तो पाया ही नहीं जाता। पहली बात मतलब ये वास्तविक में तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं झूठा फोर्स। क्या बोलते हैं? झूठा फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो वास्तविकता में मिले ही ना, उसको क्या बोलेंगे? झूठा ही फोर्स तो बोलेंगे ना। लेकिन ये आया क्यों, ये आता क्यों है? ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछें कि अगर किसी वस्तु के पास त्वरण है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है, और इसका द्रव्यमान 3 केजी है, तो दिमाग लगाओ कि अगर किसी वस्तु के पास तुम बोल रहे त्वरण भी है और द्रव्यमान भी है, तो क्या उस वस्तु के ऊपर बल नहीं लगता होगा? याद करो, हम एक बात और बोले थे, F बराबर ma में ये कोई बल नहीं होता है। बल तो वास्तविक में ये होता है जो कोई लगाता है किसी के ऊपर। और ये खास बात ये होता है कि जो किसी वस्तु के ऊपर बल लगाता है वो बराबर होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के त्वरण के बराबर। पास में आ रहा है। लेकिन ये कभी गलती से मत बोलना कि m इंटू ए एक प्रकार का बल होता है, ऐसा बोलोगे तो गलती होगा। अब ध्यान देना। लेकिन ये कहा जा सकता है, मान लो यहां पर देखो, यहां पर तो बोलोगे कि अगर किसी वस्तु के पास त्वरण है, किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है, तो पक्का है कि इस वस्तु के पास बल भी होगा, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? ma होता है। बताओ, ये 3 हो गया और इसका त्वरण कितना हो गया? 5 हो गया, 15 न्यूटन आ गया। लेकिन देखो इसका खासियत क्या है, ध्यान सुनना। ये बताओ कि तुम बोल रहे थे, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम देखने वाले हो, तुम देख करके ये बोल रहे हो कि ये वस्तु इतने त्वरण से आगे बढ़ रहा है। ये कौन बोला? ऑब्जर्वर। ध्यान देना, जब ये ऑब्जर्वर बोल रहा है तो ऐसा भी स्थिति हो सकता है, क्योंकि ध्यान देना, देख कभी कभी होता क्या है, शायद तुम्हें आप रिलेटिव मोशन पे लेकर चल रहे हैं आगे, रिलेटिव मोशन जो पढ़ाए थे, सापेक्षिक गति। ये बताओ कि तुम बस में बैठे थे, और तुम बस में जो बैठे थे, बस आगे जा रहा था, तुम जमीन को देख रहे थे, जमीन तुम्हें किधर जाता हुआ दिख रहा था? पीछे की तरफ। जब तुम बस में बैठ करके आगे जा रहे थे और तुम जमीन को देख रहे थे, पेड़ को देख रहे थे, तो पेड़ किधर जाता हुआ दिख रहा था? पीछे की तरफ। बताओ, वास्तविक में पेड़ रुका था और हम लोग चल रहे थे, लेकिन क्यों हमें वो पीछे जाता हुआ दिखा? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो देखने वाला होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो जहां कहीं भी बैठता है अपने आप को वो रेस्ट में मान लेता है। बस में बैठेगा, अपने आप को रेस्ट में मान लेगा, और बस को भी रेस्ट में मान लेगा, उसको भी रुका हुआ मान लेगा। वो जिसको देखेगा, याद करो क्या बोले थे, जिसको वो देखेगा अपने वेग को, अपने त्वरण को पलट कर उसमें जोड़ेगा जिसको वो देखेगा। यही कारण था कि बस आगे बढ़ रहा था, तो जो व्यक्ति बस के अंदर बैठा था वो भी आगे बढ़ रहा था। जब वो पेड़ को देखा तो अपने वेग को पलट कर उसमें जोड़ दिया, और जब अपने वेग को पलट कर उसमें जोड़ दिया तो ये अपने आप को रेस्ट में मान लिया, ये अपने आप को रुका हुआ मान लिया। जैसे ही अपने आप को रुका हुआ मान लिया, तो बताओ पेड़ किधर जाने लगा? पीछे जाने लगा। तो ऑब्जर्वर यही होता है। ऑब्जर्वर क्या करता है? अपने त्वरण को पलट कर उसमें जोड़ देता है जिसको वो देखता है, अपने वेग को पलट कर उसमें जोड़ता है जिसको वो देखता है। अब देखो यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है, बात समझना ध्यान से। हो सकता है कि ये जो त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वास्तविक में तो ना हो इसके पास, ये कहीं जमीन पर ही रुका हो, ये कहीं जमीन पर ही वस्तु रुका हो। हम ऐसे बस में बैठे हो मान लेते हैं,
ऐसे बस में बैठे हैं जिसका त्वरण पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब समझना ध्यान से, वास्तविक में देखो इसी का ध्यान देना, इसी का एक सेकेंड पार्ट हम बता रहे हैं। सेकेंड पार्ट सुनना। ये बताओ, हो सकता है ये जमीन पर रखा हो और ये रुका हो जमीन पर, लेकिन हम ऐसे फ्रेम में बैठे हों जो इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से चल रहा हो। इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वर। अब ये बताओ कि अगर कार में बैठा है मान लो, और कार का त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पक्का ही कार के ऊपर बल लगा होगा। भाई किसी वस्तु के पास त्वरण है तो ये तभी संभव होगा जब उसके ऊपर बल लगता होगा। तो इसका त्वरण आ गया मतलब इसके ऊपर बल लगा। लेकिन हुआ क्या, अच्छा दो चीजें हैं। एक ये है जो जमीन पर चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप रखा हुआ है। अब तुम खुद सोचो कि जो जमीन पर चुपचाप रखा होगा उसके ऊपर टोटल बल कितना होगा, 0। जैसे मेरे हाथ पर ये मार्कर रुका हुआ है, ये रुका है, इसका मतलब इसके ऊपर टोटल बल कितना होगा, 0 होगा। इसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा, 0। कुछ ऐसा ही केस यहाँ भी है कि जमीन पर 3 kg का कोई पत्थर रखा हुआ है, बताओ रियल मामले में इसके ऊपर नेट बल क्या हो गया, 0 हो गया। इसके ऊपर बल क्या 0 लग रहा है, लेकिन हुआ क्या, देखने वाला जमीन पर नहीं बैठा है। समझना बात को ध्यान से, देखने वाला जमीन पर नहीं बैठा है, वो बैठ गया कार के अंदर। बताओ कार के अंदर जब देखने वाला बैठ गया, ऑब्जर्वर बैठ गया, ऐसा कार जिसका त्वरण इधर की तरफ कितने से है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बताओ ये ऑब्जर्वर अगर इस पर बैठ जाएगा और इस पर बैठ कर इसको देखेगा, तो क्या ये अपने त्वरण को पलट कर क्या इसमें जोड़ देगा। वो कुछ ये रहा था कि इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन ये कौन बोला था, जो जमीन पर बैठा था उसके सापेक्ष इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा था। लेकिन देखने वाला अब जमीन पर नहीं है, वो कार के अंदर है। वो भी क्या, कौन सा कार, नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ जाओ। अब इसके पहले परिभाषा लिखवाए थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है बताओ। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसके पास कुछ त्वरण होता है। पास में आ गया, तो कार के पास कुछ त्वरण है, तो ये फ्रेम जो कार फ्रेम है वो कैसा फ्रेम कहलाएगा। और ध्यान देना, जैसे ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठ करके इसको देखेगा, ये अपने त्वरण को पलटकर इसमें जोड़ेगा और ये आ जाएगा इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। जो जमीन पर बैठा है उसके सापेक्ष इसके ऊपर बल 0 है, लेकिन जो कार में बैठा है उसके सापेक्ष इसके ऊपर बल लगने लगा। और ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, जब लगने लगा तो यहाँ पर क्या बोलोगे, F बराबर ma। बताओ F बराबर ma में m किसका था, वस्तु का, a किसका था, ऑब्जर्वर का। लेकिन ऑब्जर्वर का जो a है वो पलट कर, ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जर्वर का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके ऊपर जो लगने वाला बल होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि इसके ऊपर त्वरण इधर आ जाएगा। तो ध्यान देना, ये हो जाएगा 5, ये आएगा 10। बताओ ये वास्तविक बल था। अरे वास्तविक बल मतलब क्या, ग्राउंड पर बैठने वाला व्यक्ति की रुका है, अरे मतलब बल लग रहा है, बोला था नहीं बल लग रहा है। लेकिन बताओ जो इसमें बैठने वाला व्यक्ति है, क्या वो बोल रहा है कि बल लग रहा है, हाँ बोल रहा है लग रहा है बल। ध्यान देना, जब आप जब बताओ इसका मतलब ये झूठा फोर्स है। बस में आ गया। और झूठा बल कब आता है, ये झूठा वाला बल प्लस सूडो बल, सूडो फोर्स कब आता है, जब देखने वाला व्यक्ति ऐसे फ्रेम में बैठा हो जिसके पास कुछ त्वरण हो। उस स्थिति में जो बल आता है उस बल को नाम देते हैं सूडो फोर्स। पास में आया कि नहीं। अब इसको कैसे तुम लिखोगे कि आगे भी कभी रिवीजन करो तो तुरंत तुम्हें क्लियर हो जाए। इसको तुम ऐसे लिखना, ध्यान देना, ये तो बता दिए थे। देखो इसमें दो स्थिति बन रहा है। पहला तो ये कि वास्तविकता क्या था, वास्तविकता ये था कि ये रुका था और इसका द्रव्यमान कितना था, 3 kg। अब वास्तविकता ये था
वास्तविक में ये रुका था, 3 kg द्रव्यमान था, और ये जो है कोई कार था, इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा था, इसका त्वरण जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। और मान लो ये ऑब्जर्वर का नाम ए है और एक ऑब्जर्वर जमीन पर बैठा है। इस ये जो है जमीन पर बैठा होगा तो इसका त्वरण 0 होगा। तो ध्यान देना, अगर हम ये बात करें कि देखने वाला डी है, एक केस ये हो गया। दूसरा, किसको देखने वाला, 3 kg को 3 kg को देखने वाला एक बी है, और 3 kg को देखने वाला कौन है बताओ, ए है। अगर बी वाला 3 kg देखेगा तो क्या बोलेगा, यदि, बता तो कैसा स्थिति बन जाएगा। ये है ऑब्जर्वर ए वाला, ये ऑब्जर्वर है, और इसके सापेक्ष इसमें पलट कर जोड़ेगा तो त्वरण आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके m का मान कितना है, 3 kg। अब यहीं पर लिखवाना है कि a के सापेक्ष 3 kg पर लगने वाला बल 15 न्यूटन होगा, और वो बल सूडो बल होगा। हो गया। अब ध्यान, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ तक तो लिख ली होगी तुम लोग, यहाँ तक। अब देखो ध्यान देना, उसके बाद तुम्हें लिखना है बल बराबर F बराबर m इंटू ए, जहां पर त्वरण होगा। अच्छा हाँ, इसको क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं सूडो फोर्स। ध्यान से, ये जो बल है, ऐसा बल जिसमें द्रव्यमान वस्तु का हो जबकि त्वरण ऑब्जर्वर का हो, और ऑब्जर्वर का त्वरण गुणे वस्तु का द्रव्यमान, ये जहां पर लिखा हो वो किस नाम से जाना जाता है, सूडो फोर्स नाम से जाना जाता है। मतलब जिधर ऑब्जर्वर का त्वरण होगा उसके उल्टा क्या होगा बताओ, सूडो फोर्स होगा। जिधर वस्तु का त्वरण होगा, नहीं, जिधर ऑब्जर्वर का त्वरण होगा सूडो फोर्स ठीक उसका उल्टा होगा, लगेगा वस्तु के ऊपर। इसको ध्यान दे रहना, भूलना नहीं। अच्छा, तुमसे पूछा जाए बताओ सूडो फोर्स कब लगता है, क्या जवाब दोगे, सूडो फोर्स कब लगता है, उसका एक एक अच्छे वाले भाषा में जवाब दो। तो बोलेंगे सूडो फोर्स तभी लगेगा जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर देखेगा किसी वस्तु को। बात समझे कि नहीं। कुल मिला जुला करके अभी तक जितना भी हम कहानी यहाँ पर बता रहे थे, वो सभी कहानी का एक निष्कर्ष क्या निकला कि सूडो फोर्स तभी लगेगा जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठेगा। बोलो, चलो अब ध्यान देना तुम। हो गया। चलो अब इसका यूज देखो। अब इसका यूज क्या है क्वेश्चन लगाने में, सुनना ध्यान से थोड़ा। देखो, हम पुराने क्वेश्चन को उठाते हैं जो तुम हल कर चुके हो, उसको अब एक नए तरीके से हल करेंगे जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके वस्तु को देखा जाएगा। ध्यान सुनना। मान लो ये एलिवेटर है, क्वेश्चन करवा चुके हैं, तुम याद करो। इसके अंदर मान लो कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है, m, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ a त्वरण से। क्लियर ना। कौन जा रहा है बताओ, ये त्वरण है किसका बताओ, त्वरण किसका, एलिवेटर का, लिफ्ट का कह सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, तो ये जो है
इसका त्वरण आगे तुमसे क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या होगा? एम दिया है, ए दिया है। नॉर्मल जो इस सतह के द्वारा द्रव्यमान पर लगेगा ऊपर की तरफ, ये पूछ रहा है। बताओ क्या जवाब दोगे इसका? अरे एक बार अच्छे से देख लो उसमें, एक बार नियम से करो ना उसको, जो नियम बताए थे सॉल्यूशन का। ये एलिवेटर जो है लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा है। बताओ इस सतह के द्वारा द्रव्यमान पर कितना बल लगेगा, एन का मान बताओ, नियम से बताओ, जो नियम से सिखाए थे तुम्हें। बताओ नियम था क्या आया, ये बताओ। क्या तुम लोग तरीका बताए थे क्वेश्चन को हल करने का? न्यूटन लॉ में तरीका ये बताए थे कि सबसे पहले उस वस्तु को बाहर निकाल करके उसका एफबीटी बनाओ। एफबीटी में देखो एक कांटेक्ट ये है जो कि हमेशा सॉलिड सॉलिड को धक्का देता है, मुंडी टकराएगा, मतलब ये चला जाएगा ऐसे इस दिशा में। देखो उसी को हम ऐसे दिखाए थे आगे बढ़ा करके। अब ध्यान देना, दूसरा एक और बल लगेगा जो दिखता नहीं है लेकिन हमेशा लगता है। एफबीटी कंप्लीट हो गया। देखो पहचानो वस्तु किधर जा रहा है। बताओ तुम ऐसे बाहर से देख रहे हो, एलिवेटर लिफ्ट किधर जा रहा था? ऊपर। बताओ उसी के अंदर वस्तु रखा हुआ है तो वो भी किधर जाएगा? जाएगा। कितने त्वरण से? तो बोलेंगे जितने त्वरण से लिफ्ट जा रहा है, ए से। बताओ जब ऊपर की तरफ इसका क्या होगा, त्वरण होगा, तो ऊपर का बल ज्यादा नीचे का बल कम, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे। क्या नियम भूल गए क्या सब? न्यूटन लॉ में जो 4 स्टेप लिखवाए थे वही नियम लगाना है। बताओ ऊपर का बल ज्यादा तो एन माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए। बोलो, पता ए दिया है, एम दिया है, बताओ नॉर्मल कितना आ गया? अब सुनना ध्यान से, जो तुम पहले इस तरीके से लगा रहे थे ना, अब हम सूडो फोर्स के माध्यम से इसको लगाएंगे। क्लियर ना? अब क्या करोगे बताओ, ये इक्वेशन कौन लिख रहा था? सर बुला रहे हैं? ये जो जमीन पर बैठा था, अब लिफ्ट में बैठा हो, लिफ्ट में। बताओ यहां पर देखने वाला कौन था? यहां जमीन पर है, मतलब इनर्शियल फ्रेम में बैठा है। इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, समझे? अब देखो ध्यान देना, अब इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तब बनाने जा रहे हैं जब देखने वाला लिफ्ट में बैठ जाएगा। लिफ्ट में बैठने का मतलब उसका फ्रेम क्या हो जाएगा? अरे भाई ये क्या है बताओ? लिफ्ट बोल दो, लिफ्ट है ना। ऑब्जर्वर जो जमीन पर बैठा था अब कहां बैठेगा? लिफ्ट के अंदर। बताओ जैसे ही देखने वाला लिफ्ट के अंदर चला गया तो बोलेंगे जो लिफ्ट का त्वरण होगा वही ऑब्जर्वर का हो जाएगा त्वरण, क्योंकि उसके अंदर बैठा हुआ है। बताओ ऑब्जर्वर का भी त्वरण जब ए हो गया तो उसी को तो बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब उसका फ्रेम कुछ त्वरण हो जाता है उसके पास तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। अब ध्यान देना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक एक्स्ट्रा बल लगता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जिसका नाम क्या है? सूडो फोर्स। क्या नाम है उसका? पक्का ना? अब बताओ इसका एफबीटी बनाओ, लेकिन ध्यान देना एफबीटी बनाने वाला कहाँ बैठा है? एफबीटी बनाने वाला लिफ्ट के अंदर बैठा है। तो जो पहले सीखे थे वो सब कुछ वैसे ही लगाओ, बस बाद में एक सूडो फोर्स उल्टा करके लगा देना। जैसे इसका त्वरण किधर है? ऊपर है ना, तो सूडो फोर्स किधर हो जाएगा? नीचे। इसका त्वरण किधर है? ऊपर है, तो सूडो फोर्स किधर हो जाएगा? नीचे। पहले ऐसा करो, पुराना वाला काम करो, पुराना जो जैसे नॉर्मल ऊपर लगाते थे, देखो नॉर्मल ऊपर है, एमजी नीचे लगाते थे, ये पुराना वाला है। अब बताओ नया क्या जुड़ेगा? सूडो फोर्स। बताओ वो क्या होगा? नीचे होगा। क्यों होगा बताओ? नीचे क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जर्वर का त्वरण किधर है? ऊपर। तो पलट कर जोड़ेंगे तो सूडो बल नीचे
कितना हो जाएगा m इंटू ए। बताओ m किसका, वस्तु का, ए किसका, ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर उसी में बैठा है, उसका त्वरण क्या है ए। अब ये बताओ ये क्या हो गया, एफ बी डी ऑफ एम, ये एफ बी डी हो गया एम का। अब बताओ दूसरे स्टेप पर आओ, दूसरे स्टेप पर आओ। दूसरा स्टेप क्या लिखवाए थे, दूसरा स्टेप लिखवाए थे कि देखो पहचानो वस्तु किधर जा रहा है। बताओ वस्तु किधर जा रहा है, अरे भाई देखने वाला कहाँ बैठा है, लिफ्ट के अंदर बैठा है। बताओ वो ना देखेगा, तुम लोग अपने आप से देखने लगे, तुम लोग बाहर होकर के मत देखो, अपने बाहर होकर देखोगे तो ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तुम कहाँ बैठे हो, अगर तुम ही हो ना तो तुम इसके अंदर बैठे हो। बताओ इसके अंदर बैठ करके इसको किधर जाते हुए देख रहे हो, कंफ्यूज हो गया जी। ये बताओ ये रूम बंद है और रूम के अंदर हम लोग हैं। बताओ मेरे सापेक्ष तुम रुके हो ना, मान लो ऐसा कोई जादू हुआ कि रूम जो है उड़ना शुरू कर दिया, तो क्या हम तुम्हें देख पाएंगे उड़ते हुए, या हम बोलेंगे हम लोग तो रूम में ही है ना, तो हम लोग एक दूसरे के सापेक्ष रुके हुए हैं। तो चाहे रूम उड़े चाहे कहीं भी जाए, लेकिन हम लोग एक दूसरे के सापेक्ष जैसे अभी देख रहे हैं उड़ते समय भी वैसे ही देखेंगे। मतलब देखने वाले के सापेक्ष ये अभी क्या होगा, रुका होगा, क्योंकि दोनों अंदर ही अंदर है। अब ध्यान देना, बताओ ये रुका है तो जितना ऊपर बल उतना, अरे रुकने का मतलब क्या, मतलब बताओ, मतलब टोटल बल क्या होगा। बताओ टोटल बल जीरो तभी हो सकता है जब ऊपर वाला जितना भी बल है वो नीचे वाले बल के बराबर हो जाए, तभी दोनों कैंसिल आउट करेंगे, निरस्त करेंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। ध्यान देना जो तुम्हारे नॉर्मल का आंसर आया इस तरीके से, क्या वो वही है जो यहाँ पर आ रहा है। ध्यान देना यहाँ पर ये क्वेश्चन कब हल किया गया, जब ऑब्जर्वर देखने वाला जमीन पर बैठा था, उसका भी आंसर वही आ रहा है। जब देखने वाला ऑब्जर्वर अंदर बैठा है तब भी वही आंसर आ रहा है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ध्यान देना कभी कभी होता क्या है कि सूडो फोर्स, बताओ इसको अलग से हम सूडो फोर्स को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीजें हमें कठिन लगता है वो सूडो फोर्स से सॉल्यूशन हल करना आसान हो जाता है, वो तुम्हें आगे मालूम चलेगा। अभी इसलिए बता दे रहे हैं कि कम से कम तुम जानते रहो कि सूडो फोर्स क्या होता है, तब जब हम समझाएंगे तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। नोट कर लियो क्या तुम लोग, नोट कर लो, नोट कर लो। तो एक और क्वेश्चन इसी पर पेस्ट करवा रहा है। आप देखो इधर ध्यान देना, बताओ लिफ्ट के अंदर रखा हुआ वस्तु कितने केजी का, 10 केजी का, कितने त्वरण से नीचे आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से। इस नॉर्मल बल निकालना है, सूडो फोर्स मतलब ऑब्जर्वर को इसके अंदर बैठा करके। जब ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा रहेगा तो एफबीडी बनाओ। तो देखो एफबीडी में जितना पहले सीखे हुए हो उसमें एक जोड़ देना। अगर ऑब्जर्वर नॉन सेल्फ फ्रेम में बैठा है तो जितना तुम एफबीडी बनाते थे उसमें एक जुड़ जाएगा। बताओ क्या क्या बनाते थे, नॉर्मल बनाते थे, mg 100 हो जाएगा, 10 केजी का 100 नीचे हो जाएगा। बताओ एक और बल लगेगा जिसका नाम सूडो फोर्स है। बताओ त्वरण किधर है, नीचे, तो सूडो फोर्स। बताओ सूडो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, m इंटू ए। m किसका, वस्तु का, a किसका, ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन बताओ, जो देखने वाला है वो लिफ्ट के अंदर बैठा है तो उसके सापेक्ष ये क्या होगा, रुका होगा। तो ध्यान देना ऑब्जर्वर के सापेक्ष 10 केजी वाला वस्तु रुका होगा, और ऐसा तभी होगा जब ऊपर का बल कौन कौन, एन प्लस 40 बराबर 100, एन का मान क्या आ गया, नेट बल जीरो होगा।
बात समझ में आया कि नहीं? इसको तुम नियम से हल करते तब भी आ जाता। अब देखो ये दोनों लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन था, जिसका तुम इसके पहले वाले तरीके से भी लगाते तो आसानी से आया था, और इस वाले तरीके से भी लगा रहे हो तो आसानी से आ जा रहा है। अब हम वो तरीका, अब उस क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहां पर सूडो फोर्स का तुम्हें महत्व समझ में आएगा और तुम्हें आसान लगेगा। क्लियर ना? फिलहाल इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जिसमें सूडो फोर्स लगाना आसान, देखो आसानी से सोल्यूशन करा, जल्दी से खटक से नोट करो तो इसको तो। इधर सुनना, यहाँ पर ये जो वेज है इसको इधर ऐसे पकड़ करके इधर भी चलाया जा सकता है, इधर भी चलाया जा सकता है, और ये वेज जो है वही लिखा हुआ कि जो सतह के ऊपर चल सकता है। अब ध्यान देना। अच्छा बताओ, ऐसा बताओ अगर इस वेज को अगर पीछे की तरफ खींचे तो क्या इसके ऊपर ये ऐसे रुका रह सकता है? प्रैक्टिकली सोचना, बताओ ये जो सतह है वो ऐसा ही तो है, सतह ऐसा ही तो है। अब तो इसके ऊपर ये रख करके, अब तुम ऐसे रख दिए, छोड़ नहीं रहने तो नीचे गिर जाएगा, छोड़ेंगे तो अगर हम इधर लेके तो रुका रहेगा, कोई सवाल ही नहीं कि इसके ऊपर रुका रहे। जैसे ही हाथ को पीछे हटाएंगे गिर जाएगा। ऐसे रोके रहेंगे चुपचाप, इसको रहेंगे इसके ऊपर रख देंगे तभी देखो नहीं रुकने वाला, गिर जाएगा। कि अगर तो हम इधर बढ़ाएं आगे, हो सकता है कि इसके ऊपर रुक जाए। देखो ध्यान देना, देखो रुका है कि नहीं। देखो एक समय तक तो तुम देख ही सकते हो कि रुका हुआ है। अब जो मेंटेन हमें करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ये तौर से दौड़ना पड़ेगा, तब ये इसके ऊपर टिका ही रहेगा। हम अगर ये तौर से ऐसे दौड़ते रहे, मेरा स्पीड बढ़ता जाएगा, ये तुम देखोगे इसी ऊपर रुका रहेगा, इसके ऊपर। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब कि इसको इधर की तरफ त्वरण देंगे कि ये इसके ऊपर रुक सकता है। इतना तो तुम सोच सकते हो। अब इतना सोच सकते हो कि हमें त्वरण किधर देना पड़ेगा? आगे की तरफ। अच्छा बताओ क्या बोल रहा है कि कितना त्वरण दे दें इस वेज को कि इसके ऊपर ये ना फिसले? पता ये कब नहीं फिसलेगा? जब इसके साथ साथ चलता रहेगा, और अगर ऑब्जर्वर को यहीं बैठा दें तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि हम जिसके ऊपर बैठे हैं वो रेस्ट में है। अब इसके ऊपर जो जो होगा, देखो ये भी नहीं फिसल रहा है, तो इसके सापेक्ष ये भी तो रुका रहेगा। ये फिसल नहीं रहा है तो इसके सापेक्ष ये भी तो रुका रहेगा। अब ध्यान देना, इसका मतलब देखने वाला कहाँ बैठ गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कहाँ बैठ गया? ऐसी जगह बैठा है ऑब्जर्वर जिसका त्वरण ए है, इसीलिए इसका फ्रेम, ऑब्जर्वर का फ्रेम क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बताओ ये यहाँ बैठ करके क्या बोल रहा है कि वस्तु कहीं भी नहीं जा रहा। मान लो इसका द्रव्यमान कितना है? m। बाद में कट जाएगा द्रव्यमान m, अभी मान लो हल करने के लिए इसका एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी में जो जो बनाते थे पहले वो बना लो, लास्ट में एक सूडो फोर्स और दिखा देना। बताओ पहले क्या क्या बनाते थे? mg बनाते थे नीचे की तरफ, जो हमेशा लगता है सतह से लंबवत, हमेशा सतह के लंबवत लगता है, लंबवत बल, जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। हमेशा सतह क्या लगेगा? लंबवत लगेगा। दो बल हो गया। मतलब तीसरा और भी कोई बल है क्या? तो बोलेंगे तीसरे बल में सूडो बल, सूडो फोर्स। बताओ वो किधर लगता है? सूडो फोर्स किधर लगता है? जिधर वस्तु का त्वरण नहीं, ऑब्जर्वर का जिधर त्वरण होगा उसके उल्टा। इसका मतलब ये लग जाएगा इधर की तरफ एम ए। बात नहीं। अब ये बताओ कि ये वस्तु रुका है, ये रुका कब रहेगा? जब इसके ऊपर ऑब्जर्वर के सापेक्ष वस्तु रुका है। मतलब बताओ वस्तु पर टोटल बल क्या होगा? जीरो। अब ध्यान देना, इसके ऊपर टोटल बल जीरो होगा। कितने बल लग रहे हैं? एम जी, एम ए और एन।
बता ए निकालना है क्या? बोलेंगे हाँ। एन निकालना है क्या? तो पूछ तो नहीं रहा है, लेकिन ये भी तो नहीं मालूम है, एम भी नहीं मालूम है। तुम करना क्या कि जो वस्तु के ऊपर लगने वाला बल है एन, एम ए और एम जी, तुम इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लो, इधर की तरफ वाई एक्सिस मान लो। तो देखो ये वाला किस एक्सिस, एक्स में, इसको मान लो क्या, वाई एक्सिस। बता ये थीटा है तो ये कितना होगा, देखो ये 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। बता ये 90 माइनस थीटा हो गया। और देखो ये टोटल 90 है क्योंकि ये लंबवत है, नॉर्मल जो है वो सरफेस के लंबवत है, और ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ध्यान देना। अच्छा बताओ कि अगर ये थीटा है, देखो ये लाइन और ये लाइन कट कर रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, थीटा। थीटा वाला माजरा समझ में आया कि नहीं? दोबारा तुम सुन लेना वीडियो को बैक करके, दोबारा हम यही बात बोलेंगे। बात में आया? इधर देख लो अब। बताओ थीटा, एन को इधर तोड़ो, इधर तोड़ो, इसको इधर तोड़ो, थीटा की तरफ आता है एन कॉस थीटा, और इसको इधर तोड़ो, दिया जाएगा एन साइन थीटा। अब बताओ कि ये तो टूट गया, इसको भूल जाओ। बताओ टोटल बल जीरो है, ऐसा तभी संभव होगा जब ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर हो जाएगा, जो आगे वाला ये वाला बल है वो इस पीछे वाले बल के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला इसको निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये इसको निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बताओ यहां से क्या आ गया, एन साइन थीटा बराबर एम ए, और ये वाला इसके बराबर एन बराबर एम जी। अब इन दोनों जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दिया है, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन से एन कैंसिल, एम से एम कैंसिल, और यहां से देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा ए बाई जी। जो दोनों समीकरण मिला ना, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल गया, टेन थीटा बराबर ए बाई जी। पता तुमसे क्या पूछ रहा था, वेज कितने त्वरण से चलाया जाए ये वस्तु इसी पर टिका रहे, फिसले ना। तो बताओ ए का मान कितना हो जाएगा, जी टेन थीटा। समझे कि नहीं? यही आंसर है, जी टेन थीटा। दोबारा तुम सोल्यूशन सुनना चाहते हो या नोट करना चाहते हो? देख लो दोबारा सोल्यूशन सुन लो, ध्यान दे। इसके ऊपर ये फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? क्वेश्चन बोला नहीं फिसलेगा। तुम ऐसा करो, ऑब्जर्वर को जमीन पर मत बैठाओ, जमीन पर बैठाओगे तब भी आंसर नहीं आएगा। इसमें थोड़ा इससे कठिन पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा कठिन नहीं पड़ेगा। आंसर आएंगे जहां पर यही ज्यादा आसान पड़ेगा, सूडो फोर्स वाला। यहाँ पे सूडो फोर्स से समझना है, ऑब्जर्वर को बैठा दिया ऐसे फ्रेम में जिसके पास त्वरण है, इसलिए ऑब्जर्वर का फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में सूडो है, फोर्स का दिशा ऑब्जर्वर के त्वरण की दिशा के विपरीत होता है, इससे देखो विपरीत में एम लग गया। बाकी सब नियम, नियम से बल दो लगेगा, एक सतह के द्वारा वस्तु पर लंबवत और एक mg। बताओ ये नहीं चल रहा है ऑब्जर्वर के सापेक्ष, जब नहीं चलेगा तो टोटल बल क्या हो जाएगा, जीरो। बताओ तीन बल लगा, एक दो तीन, और तीनों को मिलकर क्या होना है, जीरो। और जीरो तभी होगा, ऐसा करते हैं इसको अलग ला करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेगा, और ये ज्योमेट्री से थीटा है 90 है तो 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 है तो ये थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा। ध्यान दे रहा ये थीटा, तो एन का दो कंपोनेंट, एक इधर वाई की दिशा में, एक एक्स की दिशा में, तो टोटल बल जीरो है तो ये वाला बल इसके बराबर, ये वाला बल इसके बराबर। जब सब बराबर करके डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद ए बराबर ई tan थीटा आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस ध्यान देना, इसको नोट कर लेना, कई जगह इसका यूज भी पड़ता है। ये सूडो फोर्स का कमाल है। अब कमाल के बाद क्या करेंगे, फ्रिक्शन शुरू करेंगे।
भले ही नाम फ्रिक्शन है, एक नया चैप्टर है, लेकिन है न्यूटन्स लॉ। पहली बात दिमाग में बैठा लो, हर चीज को बैठाना बहुत जरूरी है। बात समझ आ रहा कि नहीं? तो पहली बात दिमाग में ये बात बैठा लो कि ये चैप्टर कुछ अलग नहीं है बल्कि न्यूटन्स लॉ ही है। न्यूटन्स लॉ का सेकेंड पार्ट है, न्यूटन्स लॉ का सेकेंड पार्ट है। बात बदलेगा, जैसे काम एबिलिटी बनाओ, दूसरा काम देखो पहचानो वस्तु किधर जाएगा, तीसरा काम सभी फोर्स को त्वरण की दिशा में उसको जोड़ो, चौथा काम जिधर का बल ज्यादा उधर माइनस कम बल बराबर m इंटू ए। मतलब चैप्टर न्यूटन्स लॉ ही है, बस उसका सेकेंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर देना तुम लोग, और उसी क्वेश्चन फ्रिक्शन का कहानी, क्लियर ना? वो छोटा सा क्वेश्चन है क्या, क्लासरूम में रखे हुए 4 पैर वाले मेज को जो थोड़ा वजन है उसको तुम नॉर्मल फोर्स लगा करके, थोड़ा सा बल लगा कर तुम खींचने की कोशिश करो, क्या खींच लोगे? थोड़ा सा बल लगाना बस। क्लासरूम में रखे किसी टेबल के ऊपर थोड़ा सा बल लगाकर क्या इसको खींच सकते हो क्या? तो बोलेंगे नहीं। अब ऐसा करो, टेबल को तुम एक अच्छा वाला डायग्राम ऐसे बना लो। जो टेबल है, हम लोग देखने का आदत इसी टाइप का हो गया ना कि किसी वस्तु को, चाहे इंसान भी क्यों ना हो, इंसान को भी ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग पढ़ने का आदत है। बस में आ रहा है? अब ये बताओ, इसको थोड़ा सा बल लगा दिया, जो लगाए हैं वो दिख रहा है तुम्हें एफ, क्लियर ना? और मान लो इसका द्रव्यमान एफ है, तो एम नीचे लग जाएगा, एम जी ऊपर लग जाएगा। रुक जाओ भाई, आगे मत बढ़ो। अब ये बताओ कि मेज के ऊपर थोड़ा सा बल लगाए थे तो वो चला नहीं था। बताओ जब वस्तु न चले तो सिर्फ एक बात बोलेंगे, इसके ऊपर लगने वाला टोटल बल क्या होगा? 0। और ये बोलने में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। अगर कोई वस्तु रुका है तो उसके ऊपर टोटल बल क्या होगा? लगने वाला 0 होगा। इसका मतलब इस मेज के ऊपर जिसका डायग्राम ऐसा बना दिए, बताओ अगर वो चल नहीं रहा है थोड़ा सा फोर्स लगाने पर, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर लगने वाला टोटल बल क्या होगा? 0 होगा। अब ध्यान देना, तो जब इसके ऊपर लगने टोटल बल 0 है, अभी फिलहाल तुम कितना बल दिखा रहे हो? mg और f जो लग रहा है। बताओ इसके ऊपर टोटल बल 0 कब हो सकता है? जब इसके ऊपर टोटल लगने वाला बल दिखा तो दो तुम पहले। एक तो mg दिखा दिए जो हमेशा लगता ही है, और एक जो है बाहरी बल जो लग रहा है वो दिखा दिए। क्या कोई और भी बल है क्या जो दिखाना बाकी है? बोलेंगे इस सतह के द्वारा इस वस्तु पर लगने वाला बल अभी हम लोग लगाए नहीं है, दिखाए नहीं है। बताओ उसको किधर दिखाओगे? अगर ऐसा दिखाओगे नॉर्मल बल की तरह से कि सतह के द्वारा, मेरे वर्ड पर ध्यान देना, हम बोल रहे हैं सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल ऊपर लगेगा। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो गलत बोलोगे। अच्छा तो अब क्यों गलत बोलोगे? ध्यान देना, जब ये ऊपर लग जाएगा तो अगर मान लो n वाला mg के बराबर हो गया तो चलो ये तो निरस्त कर दिया, लेकिन बताओ ये जो अकेले बल लग रहा है इस दिशा में, क्या उसको कोई पीछे रोकने वाला है क्या? नहीं भाई। अभी फ्रिक्शन, पहली बात दिमाग में आता होगा, सर ये आगे की तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। हम फ्रिक्शन तो भी पैदा ही नहीं हुआ है अभी। फ्रिक्शन का नाम ही, अरे ये चैप्टर का नाम लिख दिया, इसका मतलब थोड़ी नहीं फ्रिक्शन आ जाएगा। सब कुछ लॉजिक से सोचो, सब कुछ कारण के साथ सोचो। हम क्या बोले, ध्यान सुनना, हम ये बोले कि सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल कौन होगा? तो तुम लोग जवाब दिए थे सर नॉर्मल फोर्स होगा, क्योंकि अभी इसके पहले हम न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल हमेशा लंबवत होता है और ऊपर की तरफ लगता है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर बात बदल जाएगा, सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल अगर ऐसा हुआ जैसा तुम सोच रहे हो तो ये वाला इसको निरस्त करेगा, कैंसिल करेगा। लेकिन बताओ ये तो अकेले बचा ना, जब ये अकेले बचा तो
ये इसको आगे की तरफ चला देगा, क्योंकि F बराबर ma होता है। जिस दिशा में बल होगा न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार उस दिशा में त्वरण भी होगा। बताओ इस दिशा में केवल एक बल है, वो बल इस दिशा में है, तो पक्का है कि त्वरण भी इसी दिशा में ए से आ जाएगा, और जैसे ही किसी वस्तु के पास त्वरण आ गया तो वो उधर की दिशा में चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब फिर देखो मेरे वर्ड पे ध्यान दो, हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल क्या इधर होना चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल ऐसा हुआ तो ये चलना शुरू कर देगा। मतलब ऐसा ना हो करके अब तुम लॉजिकली सोचना रीजन के साथ कि सर तभी हो सकता है, ये रुक सकता है जब एफ जो बाहरी है ये, अरे ये बाहरी तो बल लगा रहा था ना, जो खींच रहा था चलाने की कोशिश कर रहा था वो बाहरी बल है, और mg की तरह बताओ नीचे है, तो ध्यान देना सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल इन दो का जो परिणामी बल होगा, रीजन है देखो उसके साथ रीजन जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है रीजन, बताओ ये नहीं चल रहा है, बताओ ऐसा कब पॉसिबल होगा यार, एकदम लॉजिकली सोचो, रटो मत, बताओ ये नहीं चल रहा है, उसका सिर्फ एक कारण, इसके ऊपर टोटल बल 0 होगा, टोटल लगने वाला बल कितना होगा 0 होगा। अच्छा बताओ इसके पहले एक जवाब दो, बताओ इधर 3 न्यूटन का बल लग रहा है किसी वस्तु के ऊपर और इधर 4 न्यूटन लग रहा है, बोलना है कि ये बताओ क्या इन दोनों बल के कारण रुक जाएगा, ये बोलेंगे कभी नहीं रुकेगा। देखिए ध्यान देना दोनों बल के कारण जो है रूट में 3 का स्क्वायर 90 डिग्री पर है ना, तो 4 का स्क्वायर, देखो 5 न्यूटन से इधर बल लगना शुरू हो जाएगा, जब 5 न्यूटन का बल इधर लगेगा 5 न्यूटन का बल तो इधर चलना शुरू कर देगा, मतलब दो बल के कारण कभी रुक ही नहीं सकता। हम बोले कि बताओ अगर ये रुका है तो कम से कम एक और बल लगना चाहिए, अगर ये रुका है तो कम ये, और हम ये भी तुमसे पूछ सकते हैं कि बताओ वो बल किस दिशा में होना चाहिए, बताओ वो लॉजिकली सोचो, रीजन के साथ सोचो, अगर ये दोनों लग रहे हैं तो तीसरा कम से कम एक और बल होना चाहिए, और ध्यान देना उस बल का दिशा इन दोनों के परिणामी मान, इसका परिणामी मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 न्यूटन आएगा, तो इस पर इन दोनों बल के अलावा एक तीसरा बल लगेगा, और उस तीसरे बल का मान इस मान के, इन दोनों के परिणामी मान के क्या होगा, विपरीत होगा। कितना होगा 5 होगा, तभी तो बोले इन दोनों का मिलकर के इधर 5 आया, तो ठीक उसके उल्टा 5 आ गया, और 5 वाले को 5 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तभी रहेगा। बताओ जब लॉजिकली यहाँ पर तुम जवाब दे सकते हो, तो क्या यही लॉजिक यहाँ पर नहीं है क्या? देखो 3 के जगह क्या नाम दे दिया, एफ एक्सटर्नल, 4 की जगह क्या नाम दे दिया, mg, और कम से कम एक और बल होना चाहिए, तो इन दोनों के परिणामी बल के विपरीत होना चाहिए, और इन दोनों परिणामी के मान के बराबर। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब अगर इन दोनों का परिणामी बल अगर इतना आ रहा है जिसको नेट बोल रहे हैं, तो एक होगा है ये, तो एक इधर की तरफ होगा और वो भी कितना होगा। अब ये बताओ कि ये जो एफ नेट है ये कौन लगाया? अच्छा तो ये कौन लगाया? लोग ये बोलेंगे कोई लगाया नहीं, बल्कि जो बाहरी बल था और जो mg था, इन दोनों का मिल परिणामी बल आ रहा था वो था, ये किसी तरह लगाया नहीं जा रहा है, ये दो बल का परिणामी बल है। तो ये कोई लगा रहा है कि ये भी किसी का परिणामी बल है? बोलेंगे नहीं, ये कोई लगा नहीं रहा है, मतलब ये किसी का परिणामी बल नहीं है, ये कोई लगा रहा है। मतलब ये कौन लगा रहा है? तुमसे पूछ रहे थे ना कि बताओ सतह के द्वारा इस वस्तु पर लगने वाला बल किस दिशा में होगा, तो तुम न्यूटन लॉ वाले चैप्टर को याद में रख करके दिमाग, तुम बोले थे नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये गलत जवाब था। अगर यहाँ फ्रिक्शन, मतलब अगर वो नहीं चल रहा है, तो अगर वो नहीं चल रहा है और तुम बल लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल इधर न लग करके किसी कोण पर लगेगा, सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल ऊपर न हो करके किसी कोण,
आएगा और उसका नाम क्या दिया गया है, एफ नेट। नहीं, अब सुनो ध्यान से। तो ये तो उदाहरण के लिए तुम्हें एग्जाम्पल लिए थे समझने के लिए। अच्छा ये बताओ कि चलो इसको न्यूमेरिकली लेकर के थोड़ा समझते हैं, ध्यान देना। मान लो इधर की तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ध्यान सुनना। ये सतह के ऊपर रखा हुआ है। बताओ इसका द्रव्यमान कितना है, बताओ 1.2 केजी है। और हम ये बोल रहे हैं कि 1.2 केजी का जो वस्तु है, जो सतह पर रखा हुआ है, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। अब बताओ तुमसे पूछें, सतह के द्वारा इस वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा? सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल किधर होगा और कितना होगा, ये बताओ। इस सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल किधर और कितना होगा? अब सुनो, बताओ। यहां पर घर्षण है। अगर घर्षण का नाम नहीं लेना चाहते हो मत लो। ये भी कह सकते हो कि 1.2 केजी का वस्तु एक सतह पर, यहीं से देखो तुम्हें फ्रिक्शन का नाम आएगा, यहीं से तुम ऐसे देख लो। 1.2 न्यूटन का वस्तु एक सतह पर, ये तो क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन देखो, यहां पर इसके ऊपर टोटल बल दिखाओ। एक आ गया इधर 5 न्यूटन का बल। देखो 1.2 केजी का mg नीचे ले जाएगा, 10 से गुणा करो, इसमें mg है ना, 12 आ जाएगा। अब 5 और 12 कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। बताओ इधर की तरफ कितना आएगा, तो रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको हल करना 13 न्यूटन आएगा। ध्यान देना, अगर ये रुका है तो अगर इधर 13 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर भी क्या लगेगा, 13 न्यूटन का बल लगेगा। ये मजबूरी है, मतलब ध्यान देना। और एक ही देखो, ये तो लग ही गया, mg भी लग ही गया। अब अकेले एक ही तो बचा है, सतह, जो इसके ऊपर बल लगाने वाला है। जब एक ही इसके पास विकल्प है सतह जो वस्तु पर लगाएगा, तो वो किधर लगाएगा, इसी के परिणामी के विपरीत दिशा में, वो भी कितना, 13 न्यूटन का। अब ध्यान देना, तो बताओ 13 न्यूटन का जो इधर की तरफ बल लग रहा है, अब इसको देखो ध्यान से। ये बताओ यहां से इसका क्या कोण भी निकाल सकते हो क्या, थीटा, इसके साथ, इस लाइन के साथ, नॉर्मल वाले लाइन के साथ कोण पता कर सकते हो। तो बोलेंगे कि जो कोण इस दिशा के कारण निकला था, ऐसे देखो ध्यान देना, ये थीटा हो जाएगा। बताओ ये क्या था, 5, 12। बताओ अगर जो थीटा ये होगा वही थीटा ये होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, दूर वाला बाई पास वाला, 5/12 हो जाएगा tan थीटा बराबर। अब बताओ, तो यहां से अगर तुमसे अभी बोले 13 का इधर कंपोनेंट जोड़ो, 13 cos थीटा, बताओ इधर कितना आएगा, 13 का 13 sin थीटा। बोलो, अब बताओ tan थीटा तुम्हें दिया है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये लंब बटे आधार, मतलब ये 5 हो जाएगा, थीटा के सामने 5 और ये 12। बताओ ये कितना आएगा, 13 आ जाएगा। ये जो है उसका कर्ड है, 13 आ जाएगा। बताओ यहाँ से cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा, बताइए cos थीटा हो जाएगा बेस आधार बटे कर्ड, 12/13। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा बताओ कितना होगा, साइन थीटा 5/13। और सुनना ध्यान से, बताओ यहां से, बताओ इसका मान कितना आएगा, 13 गुणे cos थीटा 12/13, 13 से 13 कैंसिल, कितना आ गया 12। इधर रखो साइन थीटा, साइन थीटा रखो, तो 13 गुणे साइन थीटा 5/13, 13 से 13 कैंसिल, कितना आ गया 5। अब ध्यान देना, अगर तुमसे हम ये पूछें कि बताओ ये क्या है, अगर तुमसे पूछे कि ये क्या है, क्या जवाब दोगे? वर्डिंग ध्यान देना, तुम्हारा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो मतलब समझोगे भी, ध्यान देना।
एक बताओ, सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल। तो बताओ जो उसी का इधर वाला कंपोनेंट जो घटक आया है, नॉर्मल फोर्स। और ध्यान देना, न्यूटन्स लॉ में तुम इसी बारे में पढ़ते थे, यही नॉर्मल फोर्स होता था। और सुनो, सतह का ये वाला भाग जो सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला 13 है, उसका वो वाला कंपोनेंट जो सतह के पैरेलल टूट रहा है। तो जो सतह के पैरेलल टूटेगा, जो 5 है, वही ध्यान देना फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। अभी तक फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट नाम नहीं लिए थे। अभी हम क्या किए कि पहले उसकी वास्तविकता को समझे कि पहले होता क्या है। जैसे कोई बाहरी बल लगा तो एक जो है सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल 13 न्यूटन हो गया। उसका दो कंपोनेंट तोड़ा, एक सतह के लंबवत और एक सतह के समांतर। जो सतह के लंबवत बल आता है उसका नाम पड़ता है लंबवत बल या नॉर्मल फोर्स, और जो इसका सतह के पैरेलल आता है बल, जो घटक आता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। मतलब फ्रिक्शन फोर्स किसी नेट बल का, टोटल बल का एक टूटा हुआ पार्ट, एक टूटे हुए भाग का नाम है। अरे फ्रिक्शन फोर्स क्या है? सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाले टोटल बल का एक टूटे हुए भाग का नाम है। नॉर्मल फोर्स क्या है? वो भी सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल के एक टूटे हुए भाग का नाम है। मतलब सतह के द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल का दो घटक टूटता है और दोनों घटक का अलग अलग नाम पड़ता है। एक नाम पड़ता है नॉर्मल फोर्स और एक का नाम पड़ता है फ्रिक्शन फोर्स। समझे? अब ध्यान देना, ये तो तुम्हें हम लिखवा तो नहीं सकते, ये सिर्फ तुम वीडियो देख करके बार बार देख समझ सकते हो वीडियो के माध्यम से। हमें मेन पॉइंट जो लिखवाना होगा वो जाएंगे, अब लिखवाएंगे हम। हो गया? अब देखो ध्यान देना, मतलब जो सतह के द्वारा वस्तु पर ये नेट बल लगेगा उसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक थीटा की तरफ, थीटा की तरफ मतलब लंबवत रेखा की तरफ। लंबवत रेखा किसके लंबवत है? वो सतह के लंबवत है। और एक जो है सतह के समांतर है। तो अब ध्यान देना, उसके बाद हम ये लिखवाएंगे कि जो बल लंबवत रेखा में टूटा हुआ है उसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और जो बल का कंपोनेंट सतह के समांतर टूटा है उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना, पहला पॉइंट करके लो पहला, उसके बाद नीचे लिखो तुलना करो। इधर देखो, न्यूटन्स लॉ में फ्रिक्शन में यहां पर जब किसी वस्तु के ऊपर, जिसका मान लो मास कितना है, m है, अगर इसके ऊपर कोई बल ऐसे लगाया जाता था और इसका एफबीडी अगर पूछते थे, एफबीडी ऑफ m का एफबीडी अगर पूछते थे तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल बल हम लोग दिखाते थे। पता वो क्या क्या दिखाते थे बल? अगर इसका एफबीडी पूछा जाए तो क्या क्या दिखाओगे इसके ऊपर? तो बोलेंगे एक इधर, दूसरा, तीसरा। फ्रिक्शन यहां पर ये जो है स्मूथ है, यहां पर सरफेस क्या है? स्मूथ है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, अब वही डायग्राम बना रहे हैं, m और यहां पर f, और यहां पर तुमसे पूछे FBD, और ये क्या है बताओ? कौन? ये स्मूथ ना हो सकता है, तभी तो ये है। तब लोग घर्षण नहीं हो सकता, हो सकता है। देखो ये है, तो इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में बात ना करेंगे, हमेशा वही मान के चलोगे तो इसको कब पढ़ेंगे? तो चैप्टर ही गायब हो जाएगा ये। इधर देखो, तो वहां स्मूथ था, यहाँ पर क्या है? खुरदुरा है। खुरदुरा मतलब
घर्षण, खुरदरा मतलब रफ, घर्षण। क्लियर ना? बता एफबीटी ऑफ एम। अब बताओ एम का एफबीटी क्या बनाओगे? तो सही मामले में जो बनना चाहिए वो अभी बताने जा रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने वाले मामले में कुछ और बनाएंगे। वास्तविक में क्या बनाएंगे बताओ? mg और बताओ इसको किस नाम जानोगे? एफ जरूरी है जी गधेदास। उसको एफ नॉट के नाम जान जाओ। एफ नॉट, जीरो जो लगा है नॉट बोलते हैं उसको, एफ नॉट के नाम से जान जाओ। देखो वास्तविकता में ये है, वास्तविकता में तो ऐसे बल दिखाएंगे, लेकिन जब होता है, ये होता है वास्तविकता में, लेकिन जब पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन हल करेंगे तो क्वेश्चन हल करते समय इसके एफबीटी में हम ऐसा बल नहीं दिखाएंगे, उसी बल का जो टूटा हुआ भाग है उस टूटे हुए भाग को अलग अलग दिखाएंगे जब क्वेश्चन हल करेंगे तब। जबकि वास्तविकता में ध्यान देना ये लगता होगा, लेकिन जो वास्तविकता में लगता होगा उसको हल करते समय नहीं दिखाएंगे, इसका जो टूटा हुआ भाग है उसको दिखाएंगे। तो एक टूटा हुआ भाग किस नाम जाना जाता है? नॉर्मल फोर्स के नाम से। दूसरा टूटा हुआ भाग किस नाम जाना जाता है? अगर तुमसे कोई गलती से पूछ दे कि बताओ नॉर्मल फोर्स का पहचान क्या है, तो बोलेंगे सतह के लंबवत लगने वाला बल नॉर्मल फोर्स का पहचान है। बोलेंगे बताओ फ्रिक्शन फोर्स का पहचान क्या है? सतह के द्वारा वस्तु पर सतह के पैरेलल लगने वाला बल फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। भैया भूलना मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई जगह काम आएगा, कई जगह इसका यूज पड़ेगा। बताओ जी, तुम बताओ, हमें ना बोलना है जी। देखो मान लो कि सतह के ऊपर सतह के लंबवत लगने वाला बल ये हो गया, तो क्या इसको नॉर्मल फोर्स बोल दोगे? जैसे देखो ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, क्या है ये क्या है? मार्कर। क्या है ये? मार्कर। बैठ जाओ जी, तुम्हारा मुंडी आता होगा। इधर देखो ये, लेकिन देखते रहो, इधर देखो ये क्या बताओ? मार्कर है। हम इस सतह के, ये हाथ मेरा सतह है, मेरा हाथ, इसके लंबवत एक बल लगा रहे हैं, ऐसे ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या मेरा ये वाला बल नॉर्मल बल कहलाएगा? क्या नॉर्मल फोर्स कहलाएगा? नहीं। वही बोले थे, सतह द्वारा सतह के लंबवत नॉर्मल फोर्स, सतह द्वारा सतह के पैरेलल फ्रिक्शन फोर्स। दोनों वर्ड में एक भी मिस्टेक किए ना तो परिभाषा गया काम से। बात समझेगी नहीं? तो सतह के द्वारा सतह के लंबवत लगने वाला बल नॉर्मल फोर्स, और सतह के द्वारा सतह के पैरेलल लगने वाला बल, एकदम प्यारा सा एकदम अक्षर में, प्यारे से अक्षर में लिख लो, जितना अच्छे से लिख सकते हो। इधर दिखाएंगे और अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी क्या थे, इसका क्या चल रहा है अभी? परिचय। क्या चल रहा है? परिचय। अभी पूरा कहानी बाकी है। ये हो गया ना जी। अब इसको लिख लो सिस्टमैटिक। ये कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। न्यूटन्स लॉ होगा तो ऐसा बनाओगे, फ्रिक्शन होगा तो हम लोग वास्तविकता में ऐसा बनाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन हल करेंगे तो ऐसा बनाएंगे। फिलहाल अभी परिचय ले लो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है ना गदेदास। अभी तक वही ना चिल्ला रहे थे, पूरा एकदम एनर्जी चला गया मेरा, तुम्हें अभी नहीं समझा? अरे वास्तविकता में यही है, फ्रिक्शन फोर्स तो नाम दिया गया, इसी के टूटे हुए भाग का नाम है वो फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वास्तविकता में होता ही नहीं है, नॉर्मल फोर्स वास्तविकता में होता ही नहीं है। ये दोनों नाम कब आता है? जब इसको तोड़ते हैं तो टूटे हुए भाग का नाम है, लेकिन असलियत में ये है, असली ये है। और ये क्या है? नकली। लिख लो असली, लिख लो ये नकली है। ये दोनों नकली हैं, ये दोनों लगती हैं, लगता तो ये है वास्तविकता में, इसी के टूटे हुए भाग को हम लोग नाम दे देते हैं नकली वाला बल। याद मत कर जाना जी, नकली वाला बल व असली वाला बल, ऐसा कुछ नहीं बुक में मिलेगा, हम तो लोग बता दे रहे हैं ऐसे पहचानने के लिए, बस इसको ध्यान दिए रहना। असली में यही एफ नॉट होता है, मेन बल।